जल परी का दिया, जादुई जल का लहंगा। प्राची के माता पिता का कुछ महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद प्राची पूरी तरह से अनाथ हो जाती है और वो अकेले ही किसी तरह से अपना जीवन यापन करने लगती है। प्राची के पिता एक फैक्ट्री के मालिक थे, जिसकी वजह से प्राची के जीवन में आर्थिक रूप से कोई भी तंगी नहीं थी। प्राची बिटिया, आज खाने में क्या बनाऊं? फूल सखी काकी, मुझे भूख नहीं है। बिटिया, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? होनी को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन बेटी अगर तुम ऐसे ही हिम्मत हार जाओगी तो मालिक की फैक्ट्री और घर कौन संभालेगा? उन्होंने ये सब बहुत ही मेहनत से बनाया है और अब उनकी संपत्ति को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है और अब मालिक के जाने के बाद तुम ही इन सब की मालकिन हो। काकी, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं अभी ये सब करने की हालत में नहीं हूँ। ठीक है बिटिया, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए टमाटर सूप बना देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन प्राची के घर उसकी फैक्ट्री में काम करने वाला मनोहर लाल आता है। प्राची बेटी, मुझे इस टाइम तुम्हें ये सब कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। बेटी, तुम्हारे पापा ने हमारी फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया था। अंकल, ये लीजिए मेरे घर के कागजात और इसे बेचकर आप बैंक के पैसे चुका दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा के जाने के बाद हमारी फैक्ट्री से किसी भी मजदूर को काम छोड़ना पड़े, क्योंकि ये फैक्ट्री मेरे पापा ने बहुत ही संघर्ष और मेहनत से बनाया है। ठीक है बिटिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। जमीन बेचने के लिए मुझे तुम्हारे कुछ साइन चाहिए होंगे। ये वो पेपर है, इसमें अपना दस्तखत कर दो। और इस तरह मनोहर लाल बड़ी ही चालाकी से प्राची का घर और फैक्ट्री सब अपने नाम कर लेता है और प्राची को घर से निकाल देता है। प्राची को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। प्राची रोते रोते अपने घर में काम करने वाली फूल सखी काकी के घर जाती है और उससे सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद उसकी काकी कहती है, अरे पागल लड़की, तेरे साथ जो हुआ एकदम सही हुआ। मैं तो पहले ही तुझे कह रही थी कि रोना धोना छोड़कर काम पर ध्यान दे ले, लेकिन नहीं, महारानी को तो रोने की पड़ी थी। अरे अकल की मारी, साइन करने से पहले एक बार पेपर तो पढ़ लेती। काकी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। देख प्राची, मेरा घर कोई अनाथ आश्रम तो नहीं है। मैं भी तेरे घर में यही सोचकर काम कर रही थी कि एक दिन मैं तेरा दिल जीतकर तेरा सब कुछ अपने नाम करवा लूंगी, लेकिन मुझसे पहले ही वो बाजी तो कोई और मार गया। अब तू मुझसे भी ज्यादा गरीब हो चुकी है, लेकिन हाँ, मैं तुझे अपने घर में एक शर्त पर रख सकती हूँ। अगर तू मेरे घर का सारा काम करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब तुझे करना होगा। ठीक है काकी, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। ए प्राची, तेरे ये इयररिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, सोने की है ना? हाँ काकी, सोने की है। आपको चाहिए तो आप रख लो। उसके बाद लालची फूल सखी प्राची के सारे महंगे गहने और उसके कपड़े उससे ले लेती है और उसे फटे पुराने कपड़े देकर उससे अपने घर का सारा काम करवाने लगती है। सुन प्राची, मैं आज मुखिया जी के घर काम करने जा रही हूँ। मेरे घर आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। और हाँ, आज मेरा मन बिरयानी खाने का है, तो मेरे लिए बिरयानी बनाकर रखना। ठीक है काकी। उसके बाद फूल सखी काम पर चली जाती है। प्राची घर का सारा काम करने के बाद फूल सखी के लिए बिरयानी बनाती है, लेकिन प्राची ने आज से पहले कभी भी खाना नहीं बनाया था। इसी वजह से उसे नमक मिर्च का अंदाजा नहीं रहता और वो बिरयानी में ज्यादा नमक और मिर्च डाल देती है। फूल सखी जब काम से लौटकर खाना खाने बैठती है, तब खाना खाने के बाद कहती है, हे भगवान, ये क्या बनाया है तूने? मेरे तो कान से धुआं निकलने लगा। इतना मिर्च, ये तूने जानबूझकर डाले है ना? नहीं काकी, मुझे नहीं पता था कि कितना मिर्च डालना है। किसी काम की नहीं है तू। खामखा ही मैं तुझे अपने घर पर बिठाकर तेरा बोझ ढो रही हूँ। निकल जा मेरे घर से। काकी, ऐसा मत करो, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है काकी। तो
फिर कहीं जाकर डूब मर, मेरी जान मत खा। चल अब निकल मेरे घर से। फूल सखी प्राची को धक्के मारकर घर से निकाल देती है और प्राची रोते रोते एक नदी के किनारे पहुंच जाती है और उस नदी में कूद जाती है। लेकिन वो नदी एक जादुई नदी होती है। तभी उस नदी में से एक जल परी बाहर आती है और प्राची को जख्मी और बेहोश हालत में देखकर कहती है, अरे ये लड़की तो बेहोश हो गई है, मुझे जल्दी ही इसे होश में लाना होगा। उसके बाद वो जल परी कटोरी में पानी भरकर प्राची के ऊपर डालती है और कुछ ही देर बाद प्राची होश में आ जाती है। तुम कौन हो लड़की, और इस तरह नदी में कूदकर अपनी जान क्यों देने जा रही थी? उसके बाद प्राची जल परी को अपने बारे में सब कुछ बताती है। सब सुनने के बाद जल परी कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो प्राची, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद जल परी कटोरी में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ती है और उसके बाद कटोरी का पानी एक खूबसूरत लहंगे में बदल जाता है। प्राची ये लो, ये जल से बना हुआ जादुई जल का लहंगा है। ये लहंगा हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। तुम इस लहंगे की मदद से कुछ भी कर सकती हो। अब चलो जल्दी से इसे पहन लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जल परी जी। इतना कहकर प्राची जल से बना हुआ वो लहंगा पहन लेती है और फिर जादू से उड़ते हुए वो अपने शहर में आ जाती है। मैं सबसे पहले अपने इस जादुई लहंगे की मदद से एक फैक्ट्री खोलूंगी। उसके बाद प्राची जादुई शक्तियों से शैम्पू का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलती है, जिससे उस शहर के काफी सारे गरीब लोगों को रोजगार मिलता है। और तो और प्राची के फैक्ट्री से बनने वाला शैम्पू इतना अच्छा होता है कि उस शैम्पू को जो भी लगाता है उसके बाल पहले से बहुत अच्छे, सुंदर और घने हो जाते हैं, जिस वजह से बहुत कम समय में ही प्राची की फैक्ट्री के शैम्पू का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सारे दुकान वाले अब उसी की फैक्ट्री से शैम्पू खरीदने लगते हैं। प्राची बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है। लेकिन जब ये बात प्राची के पापा की फैक्ट्री में काम कर रहे मनोहर लाल को पता चलता है तो वो प्राची के पास आता है। अरे प्राची बिटिया, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी। बेटी, तेरे घर से जाने के बाद ही मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया, जिसके बाद मेरी बीबी और बच्चों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कहीं का नहीं रहा बेटी, मैं तो बस इसी आस में जी रहा हूँ कि तुम एक दिन मुझे माफ कर दोगी। बेटी, मुझे भगवान के लिए माफ कर दो। आपके किए की सजा भगवान ने आपको दे दी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है अंकल, मैंने आपको माफ कर दिया। बिटिया, मेरा तो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ बाकी के बचे हुए दिन मैं तुम्हारी फैक्ट्री में काम करके अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर सकूँ। मना मत करना बेटी। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल, आप आज से ही हमारी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। उसके बाद मनोहर लाल प्राची की फैक्ट्री में काम करने का ढोंग करने लगता है और वो कुछ ही दिनों में प्राची के जादुई जल वाले लहंगे का राज जान लेता है। अच्छा, तो ये बात है। ये प्राची की बच्ची इस जादुई लहंगे की वजह से इतना अमीर बन चुकी है। फिर तो ये लहंगा मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद मनोहर लाल मौका देखकर एक रात प्राची के सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाता है और जादुई लहंगा चुराकर भागने लगता है। दुष्ट इंसान, तू कभी नहीं सुधर सकता। तुझे अब मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। उसके बाद जादुई लहंगा कुछ जादू करता है और मनोहर लाल जादू की वजह से एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है, जहां वो भटक भटक कर जंगली जानवर का शिकार बन जाता है और इस तरह उसे अपने किए की सजा मिल जाती है और प्राची हंसी खुशी अपने जादुई लहंगे के साथ रहने लगती है।